नमस्कार। आज हम रिलेटिव मोशन का सेकंड पार्ट लेके चलेंगे और रिलेटिव मोशन वेलोसिटी जब अपन पढ़ रहे थे उसमें आज हम करेंगे रेनमैन प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेनमैन प्रॉब्लम बड़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम आज सॉल्व करेंगे। तो रेनमैन प्रॉब्लम में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है और उन दोनों तरह की प्रॉब्लम को अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, रेनमैन प्रॉब्लम में क्या है कि आप चल रहे हैं और बारिश हो रही है ऊपर से। तो बारिश जो हो रही है, बारिश दो तरह से हो सकती है। जो रेन की जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड्स हो सकती है, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स, बिल्कुल है ना, बिल्कुल टॉप पे गिर रही है। एक कुछ कई बार होता है ना, बारिश एंगल पे भी गिरती है। तो पहले अपन केस देखेंगे कि बारिश बिल्कुल डाउनवर्ड्स दिख रही है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन वो नीचे की तरफ है। ठीक है, और आप चल रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप ऐसे चल रहे हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आप सड़क पर खड़े हैं और बारिश ऊपर हो रही है आपके, तो आप छाता ऊपर लगा लीजिए, बारिश से आप बच जाएंगे। लेकिन अगर आप चल रहे हैं और आप एक स्पीड से चल रहे हैं और बारिश ऊपर हो रही है, तो इस समय जो आपको छाता सीधा लगाने से बारिश रुकती नहीं है, छाते को किसी एंगल पर लगाना पड़ता है, क्योंकि वेलोसिटी जो रेन है ना वो आपको अपीयर जो होती है ना वो टेढ़ी अपीयर होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन तो ऐसे है, डाउनवर्ड्स है। आप चल रहे हैं ऐसे, वेलोसिटी ऑफ मैन, आप चल रहे हैं सीधा और बारिश नीचे गिर रही है, तो बारिश तो नीचे गिर रही है, आप चल सीधा रहे। जब आप चल सीधा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो निकालते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, आप जब इस डायग्राम को बनाएंगे तो इस डायग्राम दोबारा बनाते हैं, ये वेलोसिटी ऑफ रेन होगी। यहाँ पर माइनस वी एम किया तो माइनस वी एम इधर आ गया, वेलोसिटी ऑफ रेन इधर आ गई। और इसका अगर अपन वेक्टर सम लेते हैं, ये आ जाती है वेलोसिटी ऑफ आर एम। चूंकि ये माइनस वी एम है तो ये भी माइनस वी एम हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होती है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे होती है, यानी जो रेन होगी वो आपको अपीयर किसी एंगल पे दिखाई देगी। ठीक है, तो यहाँ से दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें निकलती है। एक तो हमसे सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर मैं किसी वेलोसिटी से चल रहा हूँ, ऊपर से बारिश बिल्कुल डाउनवर्ड्स गिर रही है, तो मैं किस एंगल पे छाते को पकड़ूँ ताकि मेरे को बारिश रोक सकूँ। तो ये एंगल निकालना आना चाहिए, मैं इसको बोलते हैं थीटा। तो ये एंगल होता है टेन थीटा, ये हमारा वी एम हो गया। टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एम अपॉन आर। एक तो ये क्वेश्चन हमारे पास आता है। दूसरा ये आता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया, तो हम देख सकते हैं कि वी आर एम इक्वल टू होता है वी आर का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। किस केस में अप्लीकेबल है ये? किस केस में अप्लीकेबल है ये? जब रेन वर्टिकली फॉल कर रही हो और आप ऐसे चल रहे हो, तो उस केस में आपको रेन जो अपीयर होगी वो किसी एंगल पर अपीयर होगी। आप जब चुपचाप खड़े हो और तब तो बारिश आपको बिल्कुल बारिश सीधी गिर रही है और सीधी अपीयर हो रही है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन जैसे आप चलते हो तो सीधी बारिश भी आपको टेढ़ी दिखती है। तो वो टेढ़ी दिखने का मतलब क्या? वी आर एम, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वो दिखेगी आपको ना। तो ये आप वी आर नीचे, वी एम ऐसे, आपने इनका ट्राइंगल सम ले लिया, ये वी आर नीचे है और चूंकि वी आर एम होता है वी आर माइनस वी एम, तो वी एम को मैंने, ये वी एम ऐसा था, इसको उल्टा करके लगा दिया। तो वी आर एम को मैंने जब सम वो वेक्टर सम निकाला तो वी आर एम यह आ गया, और टेन थीटा जो आ गया वी एम माइनस वी एम अपन वी आर आ गया। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट कैलकुलेशन। दो तीन अपन सवाल करेंगे, उससे अपन को और क्लियरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो एक केस हो गया। ठीक है, और अब अपन दूसरा केस देखते हैं। अब दूसरे केस में क्या है, आप चल तो ऐसे रहे हो, वी एम तो ऐसा हो रहा है, लेकिन इस बार बारिश जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है वो वर्टिकल से किसी एंगल पे दिखाई देती है, यानी बारिश ही टेढ़ी हो रही है। अगर बारिश टेढ़ी हो रही है तो अगेन वी आर एम जो होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वही होगा वी आर माइनस वी एम। ठीक है, अब वी एम जो होगा, वी एम को अपन लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वी एम आई कैप हो जाएगा। वी आर को लिखना है तो ये थीटा एंगल बना रहा है, वी आर को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए वी आर का वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये वी आर है, तो ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा वी आर कॉस थीटा जे कैप माइनस में, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा वी आर साइन थीटा आई कैप। तो मैं वी आर को कैसे लिख सकता हूँ? मैं वी आर को लिख सकता हूँ माइनस वी आर कॉस थीटा आई कैप, सॉरी जे कैप, प्लस वी आर साइन थीटा जे कैप, सॉरी आई कैप, है ना। अब मैं वी आर एम निकाल लेता हूँ, तो मैं वी आर एम निकाल लेता हूँ। अब मुझे निकालना है बेसिकली, उस केस में तो मैंने निकाल लिया था, अब मुझे निकालना है कि जो रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसे अपीयर होगी, है ना।
तो वी आर एम जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी आर माइनस वी एम। ठीक है, वी एम जो है मेरा, वी आर लिख लो पहले तो, वी आर क्या है माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप प्लस वी आर साइन थीटा आई कैप माइनस वी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी वी एम आई कैप। अब जो आई कैप वाई कैप है उनको एक साथ लिख लीजिए, तो मैं आई कैप वाई कैप को एक साथ लिख लेता हूँ, तो मेरे पास जो फाइनली बच जाएगा वो बच जाएगा वी आर साइन थीटा माइनस वी एम आई कैप माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होगी वो ये हो जाएगी। ठीक है, ये भी हम आपको करने के लिए बता रहे हैं, हम इसकी बहुत सिंपल सी शॉर्ट ट्रिक बता देंगे आपको, तो ज़रा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए, अगर रेन ही एंगल पे आ रही है और मैं सामने जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो हो वो वर्टिकल हो, वो क्या हो वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर हो। अगर इसको वर्टिकली डाउनवर्ड अपीयर होना है तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो जीरो होना ही ना। फिर अगर ये वर्टिकल डाउनवर्ड होना है तो ये पूरा का पूरा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होना ये जीरो होना पड़ेगा। और अगर ये जीरो होना पड़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी आर साइन थीटा माइनस वी एम शुड बी इक्वल टू जीरो, या मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू वी एम अपॉन वी आर। ठीक है, अब ये अगर आप ये सब नहीं भी करते और अगर आप ये डायग्राम बना लेते हैं वी आर एम वाला डायग्राम, तो वैसे भी आप देखिए ये वी आर है, ये वी एम है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसमें साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो वी एम अपॉन वी आर वैसे भी आ रहा था। अगर ये सब नहीं करना चाहें, अगर आपको ये डायग्राम से समझना है तो ये इस डायग्राम में आपको वी आर एम को बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाना पड़ेगा ताकि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाए। तो आप जो थीटा है आपका वो वी एम अपॉन वी आर आ गया। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। साथ ही साथ में एक और चीज़ इसमें सामने समझ में आ रही है हमें, ये वी आर एम का स्क्वायर, ये वी एम का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वी आर का स्क्वायर। तो मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ वी आर इक्वल टू हो जाएगा वी आर एम का स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ जाएगा। हालांकि हम सवाल करते करेंगे तो उसको हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज एंटायर थिंग। अब अपन थोड़े से सवालों की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको एक फील आएगा कि जो अपन पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए सवालों की फील ले लेते हैं, एक एक करके सवाल करेंगे अपन। ठीक है, तो पहला सवाल है हमारा, एक पर्सन है जो ड्यू ईस्ट जाता है स्पीड पे 6 मीटर पर सेकंड पे। तो पर्सन की जो स्पीड है, पर्सन तो जा रहा है ड्यू ईस्ट, पर्सन कैसे जा रहा है ड्यू ईस्ट, ये पर्सन जा रहा है ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ जा रहा है। विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड। विंड जो ब्लो कर रही है, वेलोसिटी ऑफ विंड जो जा रही है ना। आप देखो फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड्स, ये फील्ड्स में एफ ई डबल एस आएगा। ठीक है, एफ डबल ई एल एस आएगा। विंड इज ब्लोइंग एट ए टुवर्ड्स साउथ एट ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, यानी इसको फील होता है। फील मतलब ये एक्चुअल विंड की वेलोसिटी नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखी है आपको। फील मतलब क्या हो गया, एक्चुअल नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रही। तो वेलोसिटी ऑफ मैन दे दी, अब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन दे रखी है आपको 6 टुवर्ड साउथ, यानी कि -6 जे कैप। ये समझ में आया नहीं आया, इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैन की स्पीड दे रखी है, इसमें जा रहा है तो 6 आई कैप, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसको फील होता है कि जो विंड है वो टुवर्ड साउथ है। फील होने का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव की बात होगी, फील होना है। अच्छा, वैसे भी देखो आप सवाल में भी दिख रहा है, हमसे एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ विंड ब्लो पूछिए, हमसे एक्चुअल वेलोसिटी पूछिए, यानी हमें एक्चुअल वेलोसिटी तो दे नहीं रखी होगी, तो हमसे क्या पूछा है, वी डब्ल्यू पूछा है, विंड की एक्चुअल वेलोसिटी क्या है। हमें वी एम पता है, हमें वी डब्ल्यू एम पता है, तो वी डब्ल्यू तो निकाल सकते हैं। अब देखिए वी डब्ल्यू एम क्या होता है, वी डब्ल्यू माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन होता है वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन तो क्या दे रखा है, -6 जे कैप। वेलोसिटी ऑफ विंड पता नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या है 6 आई कैप। इसको सॉल्व कर लिया तो वेलोसिटी ऑफ विंड जो आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगी -6 आई कैप प्लस 6 जे कैप। क्या ये समझ में आया, यानी कि आपकी विंड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। सोचिए ये 4th क्वाड्रेंट में है, ये कौन से क्वाड्रेंट में, 4th क्वाड्रेंट में, -6 आई कैप नहीं, 4th क्वाड्रेंट में नहीं है, ये है 2nd क्वाड्रेंट में, -6 आई कैप प्लस 6 जे कैप।
यानी कि आपकी विंड ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है, विंड ऐसे फ्लो कर रही है। हमसे वैसे भी इसने एक्चुअल वेलोसिटी पूछी तो हमने एक्चुअल वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है, लेकिन ये हमें डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। अभी वापस पीपीटी चला जाएगा तो हम दोबारा इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब पहला सवाल तो आ गया हमारा आंसर। दूसरा सवाल का आंसर देखते हैं। इफ द पर्सन डबल्स हिज वेलोसिटी, भाई बंदे ने अपनी वेलोसिटी को डबल कर दिया तो क्या विंड की एक्चुअल वेलोसिटी पे कोई असर पड़ेगा? विंड तो जैसे बह रही है वैसे बहेगी, लेकिन विंड की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन जरूर चेंज हो जाएगी। क्या किया उसने? अपनी वेलोसिटी को डबल कर दिया, यानी कि अब जो मैन की वेलोसिटी हो जाएगी, पहले 6i कैप थी, अब क्या हो जाएगी 12i कैप। ये समझ में आ गया? ठीक है। एक्चुअल विंड की वेलोसिटी कितनी है? एक्चुअल विंड की वेलोसिटी है -6i कैप प्लस 6j कैप, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्या पूछा है? रिलेटिव वेलोसिटी, विंड की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन पूछी है, यानी कि वापस हमसे क्या पूछा है? VWM, तो वो हो जाएगा VW माइनस VM। VW कितना है? -6i प्लस 6j माइनस VI 12i। तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? -6i प्लस 6j, वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ विंड तो मेरी -6i प्लस 6j थी, सही। सॉरी, देखिए आप मैंने गलती कर दी है, यहीं पर मैंने गलती कर दी है। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है, वेलोसिटी ऑफ विंड जब मैं इससे सॉल्व करता हूँ तो ये आ रहा है, वेलोसिटी विंड आ रहा है 6i माइनस 6j आ रहा है, मैंने गलत कर दिया था। कैलकुलेशन अगर आप देखें तो ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये आ जाएगा 6i माइनस 6j, मेरे ख्याल से ये भी क्लियर होगा। और यहाँ पर भी इसको भी काट देता हूँ, 6i माइनस 6j माइनस 12i। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो -6i माइनस 6j, ये वेलोसिटी ऑफ विंड विद मैन आ जाएगा, ठीक है। तो एक छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक थी, उसकी वजह से हमारी पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया, ठीक है। एक और सवाल करते हैं। अ मैन एट रेस्ट ऑब्जर्व्स, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए। ऑब्जर्व करता है कि रेन फॉलिंग वर्टिकली, रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, रेस्ट में ऑब्जर्व कर रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रेन बिल्कुल एक्चुअल है, राइट, फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। व्हेन ही वॉक एट एन 4 km/h, he has to hold his umbrella at an angle of 53 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, वेलोसिटी ऑफ रेन ऐसे आ रही है, मैन ऐसे जा रहा है, तो VRM जो बनेगा वह ऐसे बनेगा, और ये हमारा थीटा एंगल बनेगा। और थीटा की वैल्यू अपन ने क्या पढ़ी थी? tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा था अपन ने? VM अपॉन VR, अभी भी पढ़ा था अपन ने, tan थीटा इक्वल टू VM अपॉन VR पढ़ा था, ठीक है। tan थीटा tan 53, क्या वैल्यू होती है भाई tan 53 की? 4/3, tan 53 की वैल्यू होती है 4/3, तो ये हो जाएगी 4/3। VM कितना दे रखा है? 4 किलोमीटर। VR निकालना है, 4 से 4 कट गया तो VR हो गया हमारा 3 km/h। डायरेक्शन लगानी तो JK लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे हमें वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स पूछी तो वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स होगी 3 km/h। ये क्लियर है? तो धीरे चलूँ मैं, ठीक है। अगला सवाल, रेन इज फॉलिंग, एक बार वीडियो जरूर पॉज कीजिएगा। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि आपको सीधा दे रखा है VR इक्वल टू -30 J कैप, फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो J कैप माइनस J कैप। वुमेन राइड्स ए बाइसिकल विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब ये बड़ा कंफ्यूजन है यार, रेन तो साली नीचे फॉल हो रही है और जो वुमेन है वो नॉर्थ से साउथ जा रही है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। किस स्पीड से जा रही है? 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। ये है, अब हमें समझ नहीं आता, ये नॉर्थ टू साउथ ऐसे बना दिया तो अब रेन कैसे ड्रॉप कर रही होगी? अरे ये ऐसे जा रही हो तो रेन तो आप इसके ऊपर रेन कैसे ड्रॉप करेगी? सोचिए आप, रेन कैसे ड्रॉप करेगी इसके ऊपर? रेन तो ऐसे ड्रॉप करेगी ना इसके ऊपर, रेन तो ऐसे ड्रॉप करेगी। वर्टिकली कैसे ड्रॉप करेगी इसके ऊपर? ऐसे ड्रॉप करेगी, ऊपर से थोड़ी ड्रॉप करेगी, मतलब, ठीक है। तो ये सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए आप इस पूरे डायग्राम को ऐसे घुमा लीजिए कि वुमेन तो ऐसे जा रही है, लेट्स से वुमेन जो है वो ऐसे जा रही है और रेन ऐसे फॉल कर रही है, ठीक है। तो हम वापस वही सेम क्वेश्चन पे आ गए हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ रेन है, ये वेलोसिटी ऑफ मैन वुमेन जो भी है, और ये हमारी VRM हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी, और ये हमारा थीटा एंगल हो जाएगा। सिंपल,
ठीक है, इसको मैंने ऐसे घुमा लिया, अब मेरी आसानी से समझ में आ गया। अब क्या निकालना है, व्हाट इज द डायरेक्शन विच शोल्ड अम्ब्रेला, तो ये टेन थीटा निकालना है। तो टेन थीटा हमेशा होता है टेन थीटा क्या होता है, वी एम परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा वी एम अपॉन वी आर, ठीक है, टेन थीटा। तो थीटा टेन थीटा इक्वल टू वी एम, वुमेन की स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, रेन की स्पीड कितनी है 30, तो 1/3, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 1/3। कई बार बच्चे लगता है सर आप कई बार तो tan इनवर्स यूज कर लेते हो, कई बार नहीं यूज करते, तो कुछ वैल्यूज हमें पता होती है। मान लीजिए अगर ये वैल्यू होती tan थीटा इक्वल टू 1 आता, तो हमें मालूम है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है, पता होता। लेकिन अगर tan थीटा इक्वल टू हाफ आता, हमें मालूम नहीं थीटा की कौन सा एंगल के लिए हाफ होता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें होती है। मेरे ख्याल से एक और सवाल लेते हैं रेनमैन। तो हम रेनमैन में प्रॉब्लम का बहुत सारे सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप देखिए, अ मैन इज रनिंग अप हिल विद द वेलोसिटी ऑफ 2i + 3j मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 2i + 3j। क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है, ठीक है। ही फील्स यानी कि अब आप जिसकी वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि VRM जो होगा वो दे रखा है 4j वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ही फील्स यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी दे रखी है ना 4 मीटर पर सेकंड। इफ द हिप, अब अगला सवाल समझ आए, इफ यू रन डाउन द हिल विद द सेम स्पीड। पहले तो ये एक छोटी सी पहाड़ी थी, ये एक छोटी सी पहाड़ी थी, ठीक है, इसके ऊपर चल रहा था, तो उसकी वेलोसिटी थी ये वाली। अब ऊपर पहुंच गया, अब उसी वाले पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, अब उसकी पहाड़ी से नीचे उतर रहा है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है। पहले तो हमें वेलोसिटी ऑफ रेन पता होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी ऑफ रेन पता होगी तो हम डाउनवर्ड केस भी निकाल लेंगे, ठीक है। पहले तो अपवर्ड केस से हम वेलोसिटी ऑफ रेन निकालते हैं। तो VRM इक्वल टू होता है VR माइनस VM। VRM कितना दे रखा है, -4j दे रखा, नहीं देखा। वेलोसिटी ऑफ रेन पता नहीं है, निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ मेन -2i माइनस 3j। अब वेलोसिटी ऑफ रेन निकाली हमने भैया, 2i भैया तो उधर चले गए, ठीक है, -3j वाले भैया उधर चले गए, +3j हो गए, तो ये हो गया -j। मेरे ख्याल से सही होगा अब तो, है ना। वेलोसिटी ऑफ रेन होगी 2i माइनस j। अब वेलोसिटी ऑफ रेन, आप ऊपर जाओ नीचे जाओ, क्या वेलोसिटी ऑफ रेन चेंज होती है? एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रेन तो चेंज नहीं होगी। अब क्या हो गया, पहले तो ये ऊपर जा रहा था, तब इसकी वेलोसिटी ऑफ मैन थी 2i + 3j। अब ये नीचे आ रहा है, देखिए एक तरह से मानिए ये पहाड़ी थी, ऊपर जा रहा था, तब तो इसकी दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव थे। अब ये नीचे आएगा तो दोनों के दोनों कंपोनेंट नेगेटिव हो जाएंगे। अब नए केस में अब पार्ट 2 है इसका, अब क्या है इसका पार्ट 2। पार्ट 2 में जो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी वो जाएगी -2i माइनस 3j के। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। पहले केस में क्या था, रनिंग अप हिल, पहाड़ी के ऊपर जा रहा है, तो दोनों के दोनों कंपोनेंट पॉजिटिव। दूसरे केस में हमसे क्या पूछा है, इफ ही रन्स डाउन, यानी कि पहाड़ी से नीचे आ रहा है, पहाड़ी से नीचे आ रहा है, दोनों के दोनों कंपोनेंट, और ये भी देखा सेम स्पीड है, स्पीड तो सेम रहनी है, यानी कि सिर्फ चेंज आएगा तो वेक्टर में चेंज आना है, तो -2i माइनस 3j। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है, ठीक है। ऑब्वियसली ये जो वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है ये हमें रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव की वेलोसिटी निकालनी है, तो VRM इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन इज VR माइनस VM। तो VR आ गया हमारे पास 2i माइनस j के माइनस 2i माइनस 3j, तो 2i माइनस j प्लस 2i प्लस 3j, और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4i प्लस 2j, ठीक है, 4i प्लस 2j। और अगर हमें VM मैग्नीट्यूड चाहिए उसका, तो √20 मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 + 4 20। तो वेलोसिटी ऑफ, अगर हमें ये VRM है, ये VRM है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो √20 आ गया। VRM है ये, है ना, ये है VRM, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन का तो मतलब ही नहीं, वेलोसिटी मैन तो हमने पहले निकाल ली थी, वेलोसिटी मैन का क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा सवाल हो गए। अब हम वापस चलते हैं और
दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे बोट क्रॉसिंग की प्रॉब्लम, है ना, रिवर ब्रॉड क्रॉसिंग की प्रॉब्लम। तो ये मेन प्रॉब्लम तो सारी की सारी अपनी कवर हो जाती है। अब रिवर ब्रॉड क्रॉसिंग की बात करेंगे अपन, रिवर बोट क्रॉसिंग की बात करेंगे। ये भी बहुत अच्छे लेवल की प्रॉब्लम होती है, बच्चे इससे बहुत डरते हैं, ठीक है, लेकिन हम चीज़ों को समझेंगे तो हमें अच्छी तरह समझ में आएगी। देखिए, सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी को समझ लेते हैं। वी क्या होता है यहाँ पर? वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्लिक बोट विद रिस्पेक्ट टू स्टील वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी अगर पानी बिल्कुल शांत है, उसमें मैं किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा हूँ, किस स्पीड से स्विमिंग कर रहा हूँ, या मेरी बोट किस स्पीड से जा रही है, उसको बोलते हैं वी, ठीक है। और वी आर जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से फ्लो हो रही है। स्टील वाटर है तो वी आर 0 है, पानी शांत है, तो पानी बिल्कुल बह नहीं रहा, पानी शांत है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन वी आर मतलब होता है कि पानी बह रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम समझिए कि ये एक नदी है, ठीक है, ये है मेरे आदमी, है ना, मेरी स्टील वाटर में स्पीड, और अगर रिवर भी ऐसे फ्लो हो रही है, रिवर भी ऐसे ही फ्लो हो रही है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ मैन जो हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ मैन जो होती है, ये होती है वेलोसिटी ऑफ मैन ऑब्लिक रिवर ऑब्लिक बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ये जो v थी, ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्टिल वाटर थी, ये है मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समझ में आएगा? जैसे मान लीजिए कि मेरी स्टिल वाटर में स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, कि मैं अगर स्विमिंग करूँ तो स्टिल वाटर में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, लेकिन मैं जिस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहा हूँ, पानी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो तो बढ़ जाएगी ना भाई। 2 किलोमीटर तो मैं खुद ही जा रहा हूँ और 1 किलोमीटर मुझे पानी ले जाएगा, तो इस केस में मेरी स्पीड जो होगी, वेलोसिटी होगी, वो जुड़ जाएगी, 3 किलोमीटर पर आवर जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए कब ऐड करना है, कब सटना है, तो वेलोसिटी ऑफ, है ना। अब इसी तरह से दूसरा केस ले लेता हूँ मैं, ये यहाँ पे रिवर बना ली, मेरा वी तो इधर जा रहा है और वी आर इधर जा रहा है, यानी कि मैं करंट के अगेंस्ट में जा रहा हूँ। उस केस में मेरी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगी वी माइनस वी आर, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आइए, अब अगर ये समझ में आ गया, तो अब 2 तरह की इसमें वैरायटी होती है, एक होती है शॉर्टेस्ट पाथ और एक होता है मिनिमम टाइम। तो हम पहले शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ की प्रॉब्लम करेंगे। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होता है कि लेट्स से ये रिवर है मेरे पास, इस रिवर को क्रॉस करना है मुझे, ठीक है। तो इस रिवर को मैं क्रॉस करूँगा तो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करूँगा। अब मुझे अगर शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है, शॉर्टेस्ट पाथ तो जो हमेशा होता है वो परपेंडिकुलर पाथ होता है। मान लीजिए मुझे ए से बी जाना है, मेरी रिवर की वेलोसिटी ऐसे रिवर ऐसे फ्लो हो रही है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ फ्लो करूँ, मैंने कि मैं यहाँ से जंप करूँ और यहाँ पर बोलूँ शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करूँ। तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करना है और वेलोसिटी और रिवर भी फ्लो कर रही है, तो मेरा जो एंगल होगा जंप का वो ये होगा, ये वाला एंगल। मैं यानी कि जो जंप करूँगा ना, मेरी वेलोसिटी जो जिस डायरेक्शन जंप करूँगा वर्टिकल से किसी एंगल पे जंप करूँगा। क्यों जंप करूँगा? क्योंकि अगर मैं सीधा जंप करूँगा तो रिवर मुझे आगे भाग के ले जाएगी, तो मेरा वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे जंप करूँ, यहाँ निकलूँ, तो यहाँ से मुझे किसी एंगल पे जंप करना पड़ेगा ताकि वेलोसिटी ऑफ रिवर मुझे भागते भागते यहीं तक लेके जाए, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। तो मेरा ये वी हो गया, ये मेरी वेलोसिटी ऑफ रिवर होगी, ये मेरा थीटा हो गया, ठीक है। तो ये मेरी जो इफेक्टिव वेलोसिटी आ जाएगी, ये मेरी इफेक्टिव वेलोसिटी आएगी वी.एम, ठीक है। ये मेरी इफेक्टिव वेलोसिटी आ जाएगी। अब आप बना लीजिए, जो भी निकालना है आपका, एंगल निकालना है तो आप एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए पूछा जाता है कि मैं किस एंगल पे जंप मारूं, तो किस एंगल पे जंप मारूं? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वी आर अपॉन वी पे मैं जंप मारूं। वी क्या है? स्टिल वाटर की स्पीड। वी आर क्या है? रिवर की फ्लो की स्पीड। तो मैं साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी निकाल सकता हूँ, मेरे ख्याल इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और चीज़ यहाँ से हमें मिलती है, बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए वी एम, यहाँ पर मेरा वी एम इक्वल टू हो जाएगा वी प्लस वी आर। वी
वी एम इक्वल टू जाएगा ये v, ये वी आर और वी एम अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी एम इक्वल टू जाएगा मेरा v प्लस वी आर। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कहीं जगह काम आएगा। अच्छा, ये तो हुआ किस एंगल पे जब मारूं। अगर अब मेरे से पूछ लिया जाए भाई मुझे टाइम कितना लगेगा, है ना, तो ये से यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है d, तो टाइम जो मुझे लगेगा इसको क्रॉस करने में, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो होगा d, डिस्प्लेसमेंट तो d होगा, और उस डिस्प्लेसमेंट का अलोंग जो मेरी वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v cos थीटा, तो टाइम हो जाएगा मेरा d अपॉन v cos थीटा। कई बार टाइम हो जाएगा d अपॉन v cos थीटा, ठीक है। और अगर इस v की ये हमें अगर v cos थीटा यानी कि ये vm ही तो मेरा vm और d अपॉन v cos थीटा बोल दूँ या d अपॉन vm बोल दूँ, एक ही बात है। या फिर मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ v स्क्वायर माइनस वी आर का स्क्वायर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ना, राइट एंगल ट्राइंगल है ना। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू वी एम का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, तो वी एम का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट वी आर का स्क्वायर, वी स्क्वायर माने वी स्क्वायर, तो वो भी बोल सकता हूँ। तो ये बहुत सारे रिलेशन हमारे इससे निकल जाते हैं, है ना। एक साथ अभी सवाल लेंगे, उससे और क्लियरिटी आएगी। शॉर्टेस्ट पाथ, तो शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है मुझे वर्टिकली किसी एंगल पे जंप मारना पड़ेगा, तब जाके मैं शॉर्टेस्ट पाथ इसके अलोंग ट्रेवल कर पाऊंगा। एंगल ये होगा साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी होगा, टाइम जो लगेगा डी अपॉन वी कॉस थीटा लगेगा। तो आप चाहो तो इसको कहीं पर लिख भी सकते हैं, तो एक बार चाहें तो ये यहाँ पर लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी, टाइम इक्वल टू जाएगा डी अपॉन वी कॉस थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम कहीं पर लिख के कुछ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। अब इसके बाद एक और हमारी वैरायटी जाती है, और वो वैरायटी जाती है मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम की बात भी कर लेते हैं, मिनिमम टाइम, ठीक है। मिनिमम टाइम में क्या होता है, वही मेरी रिवर है ना, मुझे वही इनके बीच की डिस्टेंस है d, मुझे जाना है, चलिए a पॉइंट से जाना है और b पॉइंट तक पहुंचना है। लेकिन मिनिमम टाइम में क्या होता है, अब मेरा शॉर्टेस्ट टाइम में मुझे जाना है, मिनिमम टाइम में पहुंचना है, तो मिनिमम टाइम में जैसे ही मैं सीधा यहाँ से जंप करता हूँ, सीधा जंप करता हूँ, तो मैं बहता बहता यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, यानी कि इतना मेरा ड्रिफ्ट आ जाता है। इस पॉइंट को बोल देते हैं BC, ये हो जाता है मेरा ड्रिफ्ट, ये हो जाता है मेरा ड्रिफ्ट। तो मैंने जंप यहाँ पर किया V, ठीक है, VR मुझे यहाँ मिला, जो VR मुझे इधर लेके गया, और फाइनली मेरा जो VM आया वो ये आया। तो अगेन यहाँ पर भी VM इक्वल टू हो जाएगा V प्लस VR। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर ये भी, यहाँ पर भी जो एंगल होगा, लेट्स से ये जो एंगल होगा tan थीटा, वो हो जाएगा VR अपॉन V, ठीक है। तो tan थीटा मेरा VR अपॉन V आ गया। या अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ, या मैं साइन थीटा की बात करूँ, तो VR अपॉन VM आ गया। जो चाहे, जो दे रखा हो उसको उस हिसाब से निकाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ इसमें समझने वाली बात है, हाँ, कि VM का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हमें दिख रही है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे टाइम कितना लगेगा और ड्रिफ्ट कितना होगा, इसको क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा, तो T मिनिमम जो हो जाएगा मेरे, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम वाली अप्रोच ले रहा हूँ, मिनिमम टाइम वाली अप्रोच ले रहा हूँ। तो मिनिमम टाइम वाली अप्रोच में मैं बिल्कुल सीधा करंट, सीधा जंप मारूंगा, तो करंट मुझे बहाते हुए आगे ले जाएगा। मैं करंट की हेल्प लूँगा जल्दी पहुँचने में, जल्दी तो पहुँच जाऊँगा, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करूँगा मैं, क्योंकि मैं करंट के साथ साथ जा रहा हूँ। तो T मिनिमम हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तो D है, और इसके अलोंग जो मेरी वेलोसिटी है वो V है, तो T मिनिमम हो जाएगा D अपॉन V। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अच्छा, अब इसमें ये भी पूछा जाएगा, भाई आपने जब जंप मारा तो ये जो आपका ड्रिफ्ट हुआ, ये जो ड्रिफ्ट हुआ, ये BC जो ड्रिफ्ट हुआ आपका, ये कितना हुआ। सो BC मैं बोल सकता हूँ उसको ड्रिफ्ट निकालना है या BC निकालना है, ये हो जाएगा मेरा T मिनिमम। भाई ड्रिफ्ट मतलब डिस्टेंस तो निकालनी है, तो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, और रिवर ने मुझे, मैंने तो जंप तो सीधा किया था, रिवर मुझे इधर लेके जा रही है, तो T मिनिमम इंटू VR। ये आया समझे, ये T मिनिमम इंटू VR कैसे आया। ड्रिफ्ट यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है, मैंने तो जंप सीधा मारा था, मुझे इधर कौन लेके गया, VR लेके गया, और VR कितनी देर काम करेगा, जितना देर मैं पहुँचूँगा, जो मुझे पहुँचने का टाइम है वो T मिनिमम है।
सो टी मिनिमम इंटू वी आर, है ना, टी मिनिमम की वैल्यू है डी बाई वी और इंटू वी आर. सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू, आप इन सारे कॉन्सेप्ट अपन सवालों में लगाएंगे. ठीक है, ये आपको याद भी नहीं रखना, ये आपको एक बार सिर्फ समझना है ताकि आप फील देखें जैसे कोई सवाल आएगा हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे. चलिए अब अपन सवाल एक बार करके देखते हैं, है ना, एक सवाल करके देखते हैं. अब एक सवाल आ गया वापस, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए. ए बोट कैन बी रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर. देखिए स्टिल वाटर का मतलब ही क्या हो गया, v 5 मीटर पर सेकेंड. लिखते हुए जाओ, वेलोसिटी ऑफ बोट और मैन इन स्टिल वाटर. इट इज यूज टू क्रॉस 200 मीटर वाइड रिवर फ्रॉम साउथ बैंक टू द नॉर्थ बैंक. यानी कि रिवर की चौड़ाई दे रखी 200 मीटर, ये भी लिख लो. द रिवर करंट हैज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट. रिवर करंट यानी कि वी आर दे रखा है 3i कैप, क्या दे रखा है ड्यू ईस्ट. ये चीजें समझ में आनी चाहिए, है ना. ओके, अब क्या पूछा पहला सवाल, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट. वो बोल रहा है कि आपको परपेंडिकुलर क्रॉस करनी है, परपेंडिकुलर क्रॉस करनी, मतलब आप यहां से जंप मारो तो सीधा यहां निकलो. ये कौन सा अप्रोच, पहला अप्रोच जिसमें अपन बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अप्रोच. तो मुझे एंगल पे जंप मारना पड़ेगा. ये मेरी वी आर होगी, ठीक है, ये मेरी वी आर होगी, ये मेरी वी ए होगी, ये मेरी वी एम होगी. ठीक है, ये हो गया थीटा एंगल. ठीक है, अब ये थीटा एंगल हो गया. इन विच डायरेक्शन मस्ट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू करंट. तो ऑब्वियसली थीटा एंगल भी जब मारना पड़ेगा. और थीटा एंगल में हमें क्या क्या दे रखा है, हम निकाल सकते हैं. देखो वी दे रखा है 5, वी भैया 5 दे रखे हैं, वी आर दे रखा है 3, ये भी दे रखा है. तो इन दोनों का रिलेशन वाली कौन सी होती है, साइन थीटा. साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वी आर अपॉन वी 3/5. तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 37 डिग्री. पहले सवाल में तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट था, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस द रिवर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो. इसी डायरेक्शन में रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा. तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है. टाइम इक्वल टू होता है डी अपॉन ये वाली स्पीड, ये वाली स्पीड, ये वाली स्पीड क्या है vm, ये वाली स्पीड क्या है vm. d कितना है 200 मीटर. vm तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं. तो v cos थीटा निकाल लेते हैं. vm क्या होगा, v का cos थीटा, v का cos थीटा. तो v cos थीटा, तो ये हो जाएगा 200. v कितना है भैया 5, cos 37 की वैल्यू होती है 4/5. खत्म. यानी कि पूरी रिवर को परपेंडिकुलर क्रॉस करने में 7 सेकंड लगी. ठीक है, तो ये दो पार्ट भी हो गए, बी पार्ट भी देख लिया था. अब हम बात करेंगे सी पार्ट की. ठीक है, इन विच डायरेक्शन मस्ट द बोट बी स्टीयर्ड टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम. तो जब भी हम मिनिमम टाइम की बात करते हैं तो हम सीधा बोट को स्टीयर करेंगे, सीधा लेके जाएंगे. शॉर्टेस्ट पाथ में हम एंगल पे लेके जाते थे, लेकिन मिनिमम टाइम हम सीधा लेके जाएंगे. तो थीटा इक्वल टू तो आ जाएगा 0 डिग्री. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, साथ में हमसे पूछा है ड्रिफ्ट पूछ रहा है. तो ड्रिफ्ट पूछा होने के लिए हमें सबसे पहले तो टी मिनिमम निकालना आना चाहिए. टी मिनिमम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी बाई वी. डी हमारा कितना है, डी है हमारा 200 मीटर. वी कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड तो हमारा हो गया डी मिनिमम. और ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है. ड्रिफ्ट जो हो जाएगा मेरा, जो ड्रिफ्ट हो जाएगा, ये ड्रिफ्ट हो जाएगा मेरा बी सी इक्वल टू हो जाएगा टी मिनिमम इंटू वी आर. टी मिनिमम हो गया मेरा 40 और वी आर जो है मेरी रिवर की जो वेलोसिटी दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है, यानी कि 120 मीटर का ड्रिफ्ट हो जाएगा. देखिए टी मिनिमम होता है डी बाई वी और जो ड्रिफ्ट आता है वो आता है डी बाई वी इंटू वी आर. और यही मैंने किया है, डी बाई वी इंटू वी आर. ये देखिए डी बाई वी इंटू वी आर, ये ड्रिफ्ट मैंने यहाँ पर निकाला है. ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल था. ओके, एक और सवाल लेते हैं. अ मैन कैन स्विम एट ए स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब 2 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी स्टिल वाटर. ही स्टार्ट स्विमिंग इन अ रिवर एट एंगल 150 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ वाटर. यहाँ पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, सर ये 150 डिग्री का एंगल कौन सा आ गया सर. ठीक है, तो सभी समझेंगे. ठीक है, तो हम पहले तो डायग्राम बनाते हैं. डायग्राम बनाने से बहुत आसान होगा. ये रिवर की फ्लो है वी आर. ठीक है, और रीचेज डायरेक्टली अपोजिट
पॉइंट ऑन द अपोजिट बैंक, यानी कि इसने यहाँ से जंप मारा और अपोजिट बैंक पे अपोजिट साइड पे पहुंचा, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी, अपोजिट एंड पे पहुंचना मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम होगी। अब हमें बोल रखा है कि उसने 150 डिग्री एंगल पे जंप मारा है ना, रिवर फ्लो के साथ। तो देखिए 150 डिग्री एंगल का मतलब क्या हो गया, रिवर फ्लो के साथ। तो रिवर फ्लो के साथ तो ये तो हो गया 90 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि ये वाला जो एंगल दे रही है ये आपको 60 डिग्री का एंगल दे दिया। रिवर फ्लो ऐसे, जंप मारा ऐसे, रिवर फ्लो ऐसे, जंप मारा ऐसे, ये एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 60। अब तो बहुत आसान है, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर। अरे अब तो जिंदगी बहुत आसान है, ये वी आर, ये वी, ठीक है। अब हमें रिलेशन निकालना है, हम निकाल सकते हैं साइन थीटा लगा लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर अपॉन वी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, वी आर निकालना है, वी दे रखा है 2 से 2 कट गया, तो वी आर इक्वल टू आ गया √3 मीटर पर सेकेंड, है ना। क्या कोई कंफ्यूजन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या कोई कंफ्यूजन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी आर सही है और वी जो है 2 मीटर पर सेकेंड, ये भी सही है, तो हम वी आर इक्वल टू आ गया √3 मीटर पर सेकेंड। ये सवाल हमारा हो गया। अब उसने पूछा है इफ द विड्थ ऑफ रिवर इज 1 किलोमीटर देन कैलकुलेट द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लग गया। तो हमने पढ़ा ही था टी इक्वल टू होता है डी अपॉन वी कॉस थीटा, ठीक है, डी अपॉन वी कॉस थीटा। ये v है तो इसका ये वाला जो वेलोसिटी का पार्ट आ जाएगा ये हो जाएगा v cos थीटा। तो d कितना है 1000 मीटर, v cos थीटा, v कितना था मेरा 2 मीटर, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो टाइम आ जाएगा मेरा 1000 सेकेंड। बहुत टाइम लगेगा ये रिवर क्रॉस करने, बहुत बड़ी रिवर है। कितनी बड़ी रिवर है, चौड़ाई कितनी है इसकी 1 किलोमीटर की रिवर है, टाइम तो लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। ओके, एक और है और मेरे ख्याल से आज के लिए हम इतना ही बहुत है। 2 किलोमीटर वाइड रिवर, अच्छा 2 किलोमीटर वाइड रिवर, यानी कि डी दे रखा है आपको 2 किलोमीटर का, स्पीड दे रखी है, किसकी स्पीड दे रखी है, रिवर की स्पीड दे रखी है, वी आर दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, स्टिल वाटर विद एट द रेट, हाँ, एंड मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। He wants to cross the river along the shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ, जिससे शॉर्टेस्ट पाथ आए तुरंत ये डायग्राम दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, ए से बी जाना है, बिल्कुल परपेंडिकुलर जाना है, परपेंडिकुलर जाना है तो जंप टेढ़ी होनी चाहिए, मेरी जंप टेढ़ी होनी चाहिए, यानी कि वी ये होगा, वी एम ये होगा, वी आर ये होगा और वी एम ये हो जाएगा। क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन शुड द पर्सन स्विम, ऑब्वियसली इसको इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए, ये एंगल निकाल लो तो ये हो जाएगा। क्या क्या दे रखा मैं, वी आर दे रखा है, वी दे रखा है, तो हम सिंपल सी बात है साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा हो जाएगा वी आर अपॉन वी 5/10, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हो गया 30 डिग्री, 5/10 का मतलब आधा हो गया ना, आधे का मतलब क्या हो गया, आधे का मतलब हो गया थीटा मतलब 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री पे इसको जंप मारना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हमारा विच डायरेक्शन टू पर्सन स्विम ये हो गया। क्रॉसिंग टाइम निकालना है, क्रॉसिंग टाइम हो जाएगा डी अपॉन वी कॉस थीटा। डी कितना है मेरा, डी कितना है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, वी कितना है, वी कितना है, वी कितना है 10 किलोमीटर, वी कितना है 10 किलोमीटर, cos 60, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया मेरे ख्याल से 2/5 √3 आवर्स, क्योंकि सब सारी चीज़ें आवर्स में, अगर इसको मुझे सेकंड में चेंज करना है तो मैं सेकंड में चेंज करना है या मिनट में चेंज करना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्रॉसिंग टाइम भी आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज हमारा हो गया। अब हम छोटा सा हमारा एक टॉपिक बच गया, हम उसको भी कवर कर लेते हैं और आइए फटाफट उसको जल्दी से कवर करेंगे, सवाल करेंगे। कई बार हम कोलिजन की सवाल आ जाता है मेरे पास, कोलिजन की सवाल में क्या होता है ये भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं कि 2 पार्टिकल्स हैं मेरे पास, ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस है d और ये पार्टिकल है u1 वेलोसिटी से थ्रो किया, ये पार्टिकल है u2 वेलोसिटी से थ्रो किया, ये इसको एंगल थीटा पे थ्रो किया, इसको एंगल θ2 पे थ्रो किया। तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u1 cos θ1, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी u2 cos θ2, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी u1 sin θ1
और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो जाएगी u1 sin θ2। अब हमसे बोला गया है कि बताओ ये कब टकराएंगे, टकराने की कंडीशन क्या होगी। देखिए टकराएंगे तो तब जब इनका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, y u1 sin θ1 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, पहले वाले का वर्टिकल। इस दूसरे वाले का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, u2 sin θ2 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों को सेम टाइम पे थ्रो किया गया। अब इसको इक्वेट करेंगे तो ये भैया कट गए, ये ना t से t भी कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास ये आ जाएगा u1 sin θ1 इक्वल टू u2 sin θ2। या फिर हम ये भी आ सकते हैं uy1 पहले वाले की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट इक्वल टू दूसरे वाले की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट, दोनों बराबर होना चाहिए। सिंपल सा ये रिलेशन याद रखना है, पहले वाले की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट और दूसरे वाले की वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट बराबर होना चाहिए, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी होगी। अच्छा, कई बार हमसे सवाल पूछ लेते हैं कितनी देर बाद टकराएंगे, टकरा तो दिए, टकराने की कंडीशन तो क्या होगी, पहले वाले की वर्टिकल वेलोसिटी और दूसरे वाले की वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। टकराएंगे कब, अब टकराने के लिए आप देखो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं एक्स डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी u1 cos θ1 प्लस u2 cos θ2, होगी नहीं होगी। तो अगर मुझे टाइम पूछ ले जाए कब टकराएंगे, तो मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस है d अपॉन u v रिलेटिव x, ये हो जाएगा इनके बीच में टाइम, डिस्टेंस d और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी u1 cos θ प्लस u cos θ, तो ये टाइम हो जाएगा। सवाल करेंगे, सबसे बढ़िया तरीका है, आप जितने ज़्यादा सवाल करेंगे आपको उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो सवाल पे चलते हैं, सवालों से नहीं डरना बस, ठीक है। आइए पहला सवाल आपके लिए, मेरे ख्याल से ये पहला ही सवाल है आपके लिए। अच्छा, सवालों का ऑर्डर उल्टा सीधा हो गया, चलो हम ये वाला सवाल पहले करते हैं, है ना, ज़्यादा सिंपल लग रहा है। हमसे पूछा है कि u1 और u2 का रेशियो निकालना है और इमेजिन कीजिए कॉलिजन हैपन्स। तो कॉलिजन हैपन्स इसका मतलब है, हमने पढ़ा था uy1 शुड इक्वल टू uy2, यानी पहले वाले की वर्टिकल वेलोसिटी दूसरे वाले की वर्टिकल वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। अब पहले वाले की वर्टिकल वेलोसिटी ये तो हो जाएगी u1 sin 60, होगी नहीं होगी। दूसरे वाले की वर्टिकल वेलोसिटी, अरे u2 की u2 ही है, उसका होता है 90 डिग्री पे जा रहा है, उसका कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ही नहीं, समझ में आया। इसका कोई हॉरिजॉन्टल, ये तो u2 ही रहेगी ना, वर्टिकल पूरा वर्टिकल ही जा रही है, ये जा रही है एक एंगल पे, तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी निकाली अपन u1 sin 60, तो ये हो गया u1 sin 60 डिग्री इक्वल टू u2, तो u1 अपॉन u2 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन sin 60, और ये हो जाएगा 2/√3, u1 अपॉन u2 इक्वल टू जाएगा 2/√3, sin 60 की वैल्यू √3/2 थी, उल्टा हो गया। क्लियर है, ठीक है। ओके, एक और का सवाल करते हैं। अब इसमें मैंने टाइम ऑफ कोलिजन निकालना है। अच्छा, पहले तो हम वर्टिकल वेलोसिटी इक्वल करेंगे, क्योंकि हमें u की वैल्यू देनी रखी, तो u की वैल्यू निकाल के पहले वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वल करके u की वैल्यू निकालेंगे और फिर टाइम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो आप इसकी वर्टिकल वेलोसिटी को इक्वल करो। अब इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, √3u इंटू साइन 30 डिग्री, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी यही होगी ना, √3u, ये cos 30 है ना, वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, √3u sin 30, और इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u sin 60। सॉल्व कर लो इसको, √3u sin 30 1/2, u क्या हो जाएगा। अच्छा, पर ये वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड टाइम ऑफ कोलिजन। अच्छा, इससे तो हमारा u का u ही कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको वर्टिकल वेलोसिटी वाले को छोड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम व्हाट वी डू इज, हम हॉरिजॉन्टल, हमें टाइम ही निकालना तो हम टाइम ही निकालते हैं, सीधा छोड़ देते हैं इसको यहाँ पर, ठीक है। चलिए दोबारा करते हैं। अच्छा, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालो, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालो, इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालते हैं। इस वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मान लीजिए ये पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वाला एक्स, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जाएगी √3u इंटू cos 30, होगा नहीं होगा। इस वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u b x हो जाएगी u cos 60 डिग्री,
सॉल्व कर लो इसको, √3u cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 है ना, तो ये हो जाएगी 3u/2, इसकी u इंटू हाफ, तो ये हो जाएगी u/2। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आ गई। अब रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अच्छा पर हमें तो टाइम ऑफ कॉलिजन चाहिए ना, तो टाइम ऑफ कॉलिजन के लिए हमें डिस्टेंस भी बतानी चाहिए, तो डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है, डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। ठीक है, एक देख लेते हैं इस क्वेश्चन में, मुझे लगता है आपने कुछ छोड़ दिया। डिस्टेंस तो दे रखी डी, ठीक है, ओके, हाँ डिस्टेंस दे रखी डी, यहाँ पर बनाना भूल गया हूँ, ये डिस्टेंस दे रखी डी सवाल में, ठीक है। तो सवाल में क्वेश्चन में दे रखी डिस्टेंस डी दे रखी, हमें मालूम है टी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन यू रिलेटिव एक्स डायरेक्शन, तो इनका यू रिलेटिव जो होगा एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, दोनों की दोनों वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, तो u/2 प्लस 3u/2 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2u, और d अपॉन u रिलेटिव एक्स हो जाएगा 2u, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा हम पर d अपॉन 2u। बहुत बढ़िया सवाल है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को से ही करेंगे इसको, हमें और कोई जरूरत नहीं है। एक सवाल और है मेरे ख्याल से, जिसके बाद हम फिनिश हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आइए एक सवाल और भी है क्या, नहीं है, एक ही सवाल और है, ठीक है। आइए, फाइंड u इफ द कॉलिजन हैपन्स, है ना, आप कॉलिजन करना है उसके लिए हमें u निकालना है, ठीक है। तो आइए सवाल को भी कर लेते हैं। देखिए a को हम फेंक रहे हैं 50 मीटर पर सेकेंड से, a को हम 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं, और b की वेलोसिटी आपने कोई दी नहीं, अच्छा b को तो आपने सीधा वर्टिकली थ्रो किया है ना, b को हमने सीधा वर्टिकली थ्रो किया, नहीं वर्टिकली थ्रो नहीं किया, b को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ये है b को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, वर्टिकली थ्रो नहीं किया, b को हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये दोनों कब टकराएंगे और u क्या होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो देखिए अपन सबसे पहले निकालते हैं इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, a की वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, a की u/a/y वर्टिकल वेलोसिटी निकालनी है मुझे, वो हो जाएगी 50 sin 53 डिग्री, समझ में आया है, 50 sin 53 डिग्री, 50 sin 53 4/5 होता है, 4/5 होता है, तो ये आ गया 40 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी, आई नहीं आई। इस वाले की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0, u/by इज 0, u/a/x, इस वाले की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है 50 cos 53, 50 cos 53, 50 cos 53, cos 53 की वैल्यू 3/5, यानी कि 30 मीटर पर सेकेंड, है ना, 30 मीटर पर सेकेंड। u/b/x, इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u से ही तो फेंक रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी यही होगी, x होगी, ठीक है। अब 2-3 तरीके हैं, फाइंड u इफ द कॉलिजन, अगर कॉलिजन निकालना ही है, हमें बोला है कि कॉलिजन होना है, तो कॉलिजन कितनी देर में होना है, ठीक है, तो अपन पहले कॉलिजन निकाल लेते हैं। देखिए इन दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, ये तो 40 आ रही है और ये 0 आ रही है, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 40 आ रही है, इसकी 0 आ रही है, तो रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 40, इसकी 40 आ रही है, इसकी 0 आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वर्टिकल वेलोसिटी 40 आएगी, एक की 40 एक की 0 है तो 40 आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच में वर्टिकल हाइट कितनी है 100 मीटर, ये 100 मीटर की हाइट से जंप कर रहा है, ये 200 मीटर की हाइट से धक्का दे रहे हैं, इनके बीच में कितनी मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो आपने S रिलेटिव इक्वल टू U रिलेटिव इंटू टी पढ़ा था, याद करिए आप। एक्सेलरेशन तो दोनों का कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन दोनों का कांस्टेंट रहेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा, आपको मेरा पहला लेक्चर देखना पड़ेगा अभी रिलेटिव मोशन का, तो A रिलेटिव जो होगा इसका 0 जाएगा, तो S रिलेटिव 100 मीटर, U रिलेटिव 40, टाइम निकल जाएगा, टाइम भैया आ गया 5/2 सेकेंड, 100/40 मतलब 5/2 सेकेंड, 5/2 सेकेंड तो टाइम आया, लेकिन हमसे तो पूछा है U, हमसे तो U पूछा है, ओके, तो हम एक काम करते हैं हॉरिजॉन्टल, अच्छा हमें ये मालूम है दोनों टकराएंगे, दोनों टकराएंगे तो जो डिस्टेंस होगी x वो हो जाएगी U रिलेटिव x इंटू टाइम, x कितना है 100 मीटर, U रिलेटिव दोनों डायरेक्शन में कितना है
इसमें 30 है, इसमें x है, दोनों जुड़ जाएंगे, 30 प्लस x हो जाएगा। टाइम कितना है 5/2, ये कट गया भैया 20 बार, तो 30 प्लस x इक्वल टू आ गया 40, तो x इक्वल टू आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस तरह से आप हमारे साथ सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, और दिस ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन ऑफ रिलेटिव मोशन। और आप मिलेंगे अगले लेक्चर्स के, और मैं चाह रहा हूँ आपका जो भी फीडबैक हो आप हमें जरूर दें, कमेंट्स के बॉक्स में लिख के, कमेंट की फॉर्म में लिख के दे सकते हैं, या आपका कोई और वीडियो आप चाहते हैं हमसे वो भी हम कर देंगे। चलिए, धन्यवाद।